फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ आर यू? उम्मीदें हैं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथी, मैं डीके सर। आज की क्लास में जो टॉपिक, जो यूनिट डिस्कस करेंगे वह यूनिट वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये यूनिट मेरे प्यारे साथी क्लास 9th, 11th और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी बेहतर है। मेरे प्यारे साथी, ये टॉपिक प्रत्येक एग्जाम इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछती है और ये काफी फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंस और कंसेप्ट वाली चैप्टर है। आज की क्लास में हम आपको पूर्ण रूप से डिस्कस करेंगे। यदि आप 9th के स्टूडेंट हैं, यदि आप 11th के स्टूडेंट हैं, यदि आप कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं, तो आप सभी के लिए ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंस है। आप पूर्ण रूप से इस चैप्टर में हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये वर्क, एनर्जी एंड पावर ये हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड रखती है। बहुत सारी घटनाएं जो है वो बिल्कुल दैनिक जीवन से रिलेटेड है। बारी बारी से हर बातों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये वर्क, एनर्जी एंड पावर में सबसे पहले वर्ड आता है ये वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्क। ये टॉपिक काफी डीपली है, काफी बड़ा भी है, बहुत सारे इसमें कंसेप्ट भी है। बारी बारी से हर एक कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये वर्क, इसको हम लोग कहते हैं कार्य। सबसे पहले ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ये वर्क क्या है। हर एक चीज मैं आपको हमेशा कहता हूं कि आप हर एक टॉपिक, जब भी आपके सामने कोई भी टॉपिक आती है तो पहले उससे क्वेश्चन कीजिए कि क्या है। बारी बारी से आपको आंसर मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, ये वर्क, सबसे पहले ये वर्क, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये वर्क के बारे में कि ये वर्क क्या है। देखिए, एक सिंपल सा आपको एक डायग्राम के द्वारा मैं आपको बताता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि ये कोई बॉडी है। ये कोई बॉडी है। ये बॉडी का कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ ना कुछ इसमें द्रव्यमान होगी। तो मान लेते हैं वो वस्तु जो है वो m द्रव्यमान का कोई वस्तु है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसका द्रव्यमान जो है वो क्या है, m है। अब देखिए, सिंपल बात है कि ये वस्तु की जो आपका स्टेट है, ये अवस्था जो है वो बिल्कुल रेस्ट है, वो वस्तु विरामावस्था में है। अब सिंपल बात है कि वस्तु ये विरामावस्था में है तो उस वस्तु में किसी भी प्रकार का मोमेंट नहीं होगा जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। मेरे प्यारे साथी, अब क्या किया, किसी व्यक्ति ने पीछे से एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया या किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ पर क्या किया, जैसे ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा, बाहरी बल लगा, तो इस वस्तु के स्थान में हो गई परिवर्तन। ये वस्तु इस स्थान से, जिस स्थान पर वो थी, उस स्थान से पहुंचकर वो बी पॉइंट पर आ गई है। ये वस्तु जो है वो बी पॉइंट पर आ गई है। इसका मतलब है कि ये वस्तु ए बिंदु से बी बिंदु के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस भी तय की होगी, कुछ ना कुछ दूरी भी तय की हुई होगी। अगर यहाँ देखिए, सिंपल बात है कि हम यहाँ पर डिस्टेंस की बात करें या इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह दे, विस्थापन कह दे, विस्थापित कह दे। इसका मतलब है कि वस्तु पहले रेस्ट में थी, लेकिन जैसे ही उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया, फोर्स को लगते ही वो वस्तु में मोमेंट आ गई, गति आ गई, और गति आने के बाद वो वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन होकर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंच गई। अब यहाँ पर देखिए, सिंपल बात है कि यहाँ पर ये वस्तु ए पॉइंट से बी तक आने में डी डिस्टेंस दूरी तय की है। तो ये डी डिस्टेंस जो दूरी तय की है, इसमें ये वर्क W बराबर सबसे पहले F फोर्स लगाए, इसके बाद वस्तु में जो डिस्टेंस तय हुई है या वस्तु जो डिस्टेंस तय की है वो है आपका D। तो वो एक फॉर्मूला जनरेट हुई है कि W बराबर F इंटू डी, या इसी को लिखते हैं W बराबर F इंटू एस। मेरे प्यारे साथी, अब देखिए ध्यान से, ये वर्क इस जगह पर पूरा का पूरा डिफाइन हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब इस वस्तु पर फोर्स लगाए और यह वस्तु जो है अपनी अवस्था में परिवर्तन की। कभी कभी क्या होगा कि वस्तु भी द्रव्यमान, वस्तु है तो द्रव्यमान होगी ही, लेकिन क्या होगा कि आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अगर बल लगाने के बावजूद भी अगर वस्तु में किसी भी प्रकार का गति नहीं होती है, वस्तु किसी भी प्रकार की मूवमेंट नहीं करती है, उस स्थिति में आपका ये डिस्टेंस का मान तो जीरो हो जाएगा, बिल्कुल डिस्टेंस होगा ही नहीं। जब डिस्टेंस का मान जीरो हो जाएगा,
डिस्टेंस का मान अगर 0 हो जाएगा मेरे प्यारे साथी, तो W बराबर F गुने 0 इक्वल टू W इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि इस स्थिति में वर्क डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब है कि वर्क को डिफाइन होने के लिए आपको वस्तु पर फोर्स तो लगानी ही है, लेकिन फोर्स लगाने के बाद वस्तु के स्थान में कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तब जाके मेरा कार्य जो है वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अंडरस्टूड डेफिनेशन लिखने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे साथी। यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि वर्क इज said to be done if it moves a body. Work is said to be done if it moves a body through some distance in the direction of applied force। देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बात यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंस है और समझनी है, आपको कंसेप्ट भी ध्यान रखना है कि इस बॉडी में जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो एक बात ध्यान रखनी है कि जैसे अगर इस डायरेक्शन में अगर वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो फोर्स के डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि बॉडी जो मूव करेगी वह बिल्कुल फोर्स के डायरेक्शन में करेगी। यही बात मैंने यहाँ पर लिखी है कि वर्क इज said to be done if it moves a body through some distance in the direction of applied force। इसका मतलब है कि हम जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद वस्तु में जो कुछ दूरी का डिस्टेंस तय करती है, या वस्तु कुछ दूरी का डिस्प्लेसमेंट करती है या कुछ दूर तक तय करती है, वह बिल्कुल बल की डायरेक्शन में होगी, बल की दिशा में होगी जिधर बल लग रही है। वही मैं लिखा हूं यहाँ पर, सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। जिधर आप बल लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वस्तु मूव करेगी। तो ये मेरे प्यारे साथी वर्क का बिल्कुल अंडरस्टूड डेफिनेशन होगी, और ये डेफिनेशन ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू वर्क है। अब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि कार्य को परिभाषित होने के लिए किसी वस्तु पर जब बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में कुछ हटा देते हैं यहाँ पर कि कार्य को परिभाषित होने के लिए किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होती है। मेरे प्यारे साथी, मैंने स्पष्ट बात कर दी कि कार्य को परिभाषित होने के लिए किसी भी वस्तु पर जब बाहरी बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होगी। यदि अगर वस्तु में विस्थापन बल लगाने के बावजूद भी अगर वस्तु में विस्थापन नहीं होती है, अगर वस्तु डिस्प्लेसमेंट नहीं होती है, वस्तु के
किसी भी प्रकार की वस्तु में मोमेंट नहीं होती है, उस स्थिति में आपका वर्क डन जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि हमको वस्तु पर फोर्स तो लगाना है, लेकिन फोर्स लगने के बाद वस्तु में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी होनी चाहिए। तो ये बातें आपको कंप्लीट हो गई होगी कि वर्क का एक अंडरस्टूड डेफिनेशन आप याद रखिएगा, और ये बातें हमेशा वर्क का कंडीशन याद रखिएगा। काफी बेहतर है, काफी अंडरस्टूड टॉपिक है ये। आप देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय W। इसका मतलब है कि हम लोग कार्य को W से सूचित करते हैं। आप देखिए ध्यान से यहाँ पर कि एक डायग्राम बनाता हूं कि पहले ये वस्तु है। सिंपल बात है, अगर हम इस वस्तु पर, इस बॉडी पर अगर फोर्स लगाएंगे तो फोर्स लगाने के बाद वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होगी या वस्तु कुछ स्थान तक मोशन करेगी, लेकिन उनके द्रव्यमान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। ये बातें हमेशा याद रखनी है। आप देखिए यहाँ पर मान लेते हैं इस वस्तु का द्रव्यमान m है, ये वस्तु यहाँ पर A पॉइंट पर है। अब जैसे ही इस वस्तु पर फोर्स लगा, पहले ये वस्तु आपका रेस्ट में थी, विरामावस्था में थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी का मान जो होगा वो 0 होगा। इसके बाद जैसे ही इस वस्तु पर फोर्स लगा, जैसे ही इस वस्तु पर फोर्स लगा, तो फोर्स लगने के बाद जैसे ही वस्तु कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट हुई, वस्तु कुछ न कुछ विस्थापन तय की, तो ये डिस्प्लेसमेंट होने के बाद ये वस्तु इस पॉइंट पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद वस्तु का द्रव्यमान उतना ही होगा m ही, लेकिन इसका वेलोसिटी u से चेंज होके फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा v। कुछ न कुछ मीटर पर सेकेंड में होगी इसकी वेलोसिटी। अब यहाँ पर मेरे प्यारे स्टूडेंट इसको समझने की कोशिश कीजिए कि वस्तु के स्थान में परिवर्तन हो गया, लेकिन उनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं है, क्योंकि द्रव्यमान एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जैसे वस्तु डिस्प्लेसमेंट तय की है, तो यहाँ पर वर्क तो पूर्ण रूप से डिफाइन होगी कि मैंने फोर्स F लगाया है। इसके बाद वस्तु में डिस्प्लेसमेंट हुई है d का, इसलिए फॉर्मूला बना W बराबर F इंटू डी। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर कभी कभी आपको एंगल के लिए भी क्वेश्चन पूछी जाती है, कहीं कहीं पर एंगल भी दिया रहता है, तो थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। इसी डायग्राम को थोड़ा और मोमेंट करवाते हैं। देखिए ध्यान से, इस वस्तु पर F फोर्स लग रहा है, तो F फोर्स लग रहा है, तो हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन लिया और एक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन लिया। अब देखिए ध्यान से, आप ये पॉइंट पढ़े होंगे कि जब भी हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, यहाँ पर देखिए कि दोनों के हॉरिजॉन्टल लाइन और एक हमारा फोर्स, ये दोनों के बीच आपका एक एंगल बन रहा है थीटा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब भी वर्टिकल होता है तो हम लोग लेते हैं F cos थीटा। अगर यहाँ पर अगर वर्टिकल की बात किया जाएगा तो होगा F sin थीटा। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए दो डायरेक्शन की बात की गई है, एक हॉरिजॉन्टल की और एक वर्टिकल की। तो अब यहाँ पर देखिए कि वर्क, अब हम दूसरी बातें हम करेंगे यहाँ पर कि फॉर्मूला जो होता है वो होता है W बराबर Fs या Fd, कुछ भी लिख सकते हैं। Fs डिस्टेंस को भी हम लोग कभी कहीं S से डिनोट करते हैं, और यहाँ पर लिख सकते हैं cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है W बराबर Fs cos थीटा। आप बहुत सारे बच्चे कभी क्वेश्चन करते हैं कि ये cos थीटा क्यों आ गया, ये cos थीटा का मतलब क्या होता है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये जब भी कहीं यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल की बात की, तो जहां पर एंगल की बात किया जाएगा, जहां पर एंगल दिया रहेगा और इसी एंगल से हमको कार्य का मान नेगेटिव, पॉजिटिव या जीरो की बात हमको यहीं से समझ में आएगी। तो किसी बच्चे ने हमसे क्वेश्चन किया था कि यहाँ पर हम साइन थीटा क्यों नहीं लेते हैं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हमने यहाँ पर ये लिख चुकी है कि जब भी हम बल लगाते हैं तो वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो बिल्कुल बल के डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर देखिए स्पष्ट मैंने लिख दी है, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, कि जब भी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट जो होगी वो बल की दिशा में होगी। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर
कि ये यहाँ पर मान लीजिए मोमेंट है, यहाँ पर वस्तु पर F फोर्स लगने के बाद ये वस्तु जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये बिल्कुल ये वस्तु यहाँ देखिए फोर्स की डायरेक्शन और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों एक ही है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसलिए हम लोग यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस का लेते हैं, तो यहाँ पर F ठीक है और डिस्टेंस d दूरी तय की है, इसलिए फॉर्मूला बनता है कि cos थीटा के साथ हम लेते हैं W बराबर F इंटू cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मूला जनरेट हो गई, यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W बराबर F D भी रह सकता है या S भी लिख सकते हैं, यहाँ पर cos थीटा लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर D के साथ S लिखना चाहते हैं तो W बराबर हो जाएगा F इंटू S, इसके साथ हम लिख सकते हैं cos थीटा। ये फॉर्मूला का यूज हम लोग तब करेंगे जब एंगल की बात की जाएगी, और इसी एंगल से आपको कार्य का मान नेगेटिव, पॉजिटिव और आपका जीरो की बातें पता चलेगा। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग यूनिट की बात करते हैं। अब देखिए ध्यान से, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा यूनिट से जरूर लेती है। फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी भौतिक राशि से रिलेटेड हम अगर कहीं अगर पढ़ते हैं तो डिफिनेशन के साथ साथ उसका यूनिट जानना बहुत जरूरत है, क्योंकि प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या होता है कि यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा रहते ही हैं। तो आप हमेशा क्या कीजिए कि किसी भी यूनिट को याद नहीं कीजिए, क्योंकि याद कीजिएगा तो बहुत सारी कंफ्यूजन होगी। तो इसलिए आप क्या कीजिए, इसको समझिए और इसी से निकाल लीजिए। देखिए मैंने फॉर्मूला भी जो जनरेट किया था वो था W बराबर F इंटू डी। ये फॉर्मूला था W बराबर F इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर कि हमको यहाँ पर वर्क का यूनिट चाहिए, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा पॉइंट होगा कार्य का SI मात्रक। अब मेरे प्यारे साथी, किसी सब बच्चे को पता होगा कि कार्य का SI मात्रक जूल होता है, लेकिन ये जूल जो होता है वो कहां से आता है, ये कैसे जूल आ गया, या इसका पूर्ण रूप से हम लोग डीपली देखते हैं। तो ये कार्य का SI मात्रक निकालने के लिए हमको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है जिसमें F फोर्स, D का मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले फोर्स का निकालेंगे। यहाँ लिख सकते हैं बल का SI मात्रक या बल का SI यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे विस्थापन का SI मात्रक से, SI मात्रक। अब देखिए मैंने क्या किया, इसको पूरा डिफाइन कर दिया कि कार्य का SI मात्रक बराबर बल का SI मात्रक गुने विस्थापन का SI मात्रक। हम कह सकते हैं कि वर्क ऑफ SI यूनिट इक्वल टू फोर्स का SI यूनिट निकाल लेंगे और विस्थापन का SI यूनिट निकालेंगे, दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसका यूनिट हो जाएगा, वर्क का यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए यही से हम लोग बनाते हैं, हम लोग फोर्स को मापते हैं न्यूटन में। सभी बच्चे को पता होगा कि बल को हम लोग किस में मापते हैं, न्यूटन में। और विस्थापन जो है वो एक प्रकार का दूरी है, एक प्रकार का डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग मापेंगे मीटर में। तो ये बातें स्पष्ट हो गई होगी, न्यूटन इंटू मीटर। अब यहाँ पर इसका मतलब है कि डायरेक्टली कार्य का SI मात्रक निकल के आ गया न्यूटन इंटू मीटर। अब देखिए ये भी एक यूनिट होगी किसका, वर्क का। अगर इसको देखिए ध्यान से, इसी से अगर हम दूसरा यूनिट अगर निकालना चाहेंगे तो वो भी यहीं से क्लियर होगी कि न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुने हो जाएगा मीटर। क्यों, क्योंकि मेरे प्यारे स्टूडेंट एक न्यूटन बराबर होता है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए न्यूटन की जगह पर हमने लिख दिया 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और मीटर अपना स्थान पर है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ से कि केजी मीटर और मीटर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा मीटर का स्क्वायर बाय सेकेंड का स्क्वायर। देखिए एक और यूनिट निकल के आ गया, ये दोनों के दोनों तो आपका वर्ग का ही यूनिट है। तो कहने का मतलब है मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप हमेशा कंसेप्ट को समझने का कोशिश कीजिए। जब आपके अंदर कंसेप्ट क्लियर होगी तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं करेंगे, क्योंकि आप प्रत्येक एग्जाम ये जांचना चाहती है कि आपका लेवल क्या है, आप कितना उसके बारे में जानते हो। तो इसलिए आप में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का शिकायत आता है कि सर कंफ्यूजन बहुत हो जाते हैं। तो कंफ्यूजन का दूर करने का एक ही उपाय, आप कंसेप्ट को पकड़ के रखें। आप देखिए ध्यान से स्टूडेंट, यहाँ पर दो
यूनिट कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये वर्क है, इस वर्क डन के बारे में जो है वो एक वैज्ञानिक जिनका नाम था जूल। अब इन्होंने क्या किया कि इस न्यूटन मीटर को अपने नाम के बराबर कर दिए। तो हम यहाँ पर कह दिए कि एक जूल जो होगा वो 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, ये बातें कंसेप्ट हो गई। ये भी इसका ऐसा यूनिट है न्यूटन इंटू मीटर। जब ये ऐसा यूनिट है तो इन्हीं का नाम जूल दिया गया और कार्य का डायरेक्ट ऐसा मात्रक हम लोग जूल बोलते हैं। तो कहने का मतलब है आपको यहाँ से 3 यूनिट की बात की गई है, एक न्यूटन इंटू मीटर का, दूसरा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और तीसरा जूल का। इसका मतलब है कि एक जूल भी 1 न्यूटन मीटर के बराबर होगा और एक जूल भी आपका 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के बराबर होगा। ये बातें यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। अब देखिए ध्यान से स्टूडेंट, ये दोनों जूल के इक्वल है और दोनों यूनिट जो है यहाँ पर वो सारे के सारे यहाँ पर वर्ग का ही है। तो ये बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी, वर्ग का यूनिट। अब थोड़ा चलते हैं हम लोग यहाँ पर एक और टॉपिक लेते हैं वर्ग के ही बारे में। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि वर्ग में ये जो हमारा यूनिट है ना, ये यूनिट है एसआई यूनिट। आपको एग्जाम में अगर बहुत से बैक लेगा ना तो दो लेगा, एक एसआई पूछ देता है और एक और पूछता है सीजीएस, मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। जिस समय सीजीएस पद्धति चलती थी, जिस समय सीजीएस सिस्टम चलती थी, उस समय भी वर्क था और उस समय भी वर्क को किसी न किसी आपका मेजरमेंट से मेजर किया जाता होगा। तो यही क्वेश्चन पूछता है कि जब सीजीएस सिस्टम था उस समय वर्क को किस में मापा जाता था। लेकिन जनरली ऐसा है, लेकिन बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्या करती है कि सीजीएस यूनिट भी पूछती है। तो आपको क्या करनी है, कोई ज्यादा बातें ध्यान में रखनी। जब आपके अंदर कंसेप्ट है तो आप सीजीएस भी आसानी से निकाल लीजिएगा और बहुत ही आसान है। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया इसका एसआई मात्रक। जब भी एसआई सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, जब भी एसआई की बात किया जाएगा तो आप जूल लिखेंगे, या जूल ऑप्शन नहीं होगा तो वहां पर हम लोग न्यूटन मीटर लिखेंगे। लेकिन एक बात क्या देखिए, ये भी ऐसा है, ये जो मैं निकाला हूं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आपका जूल ही है। क्या कहते हैं, ये भी आपका ऐसा यूनिट ही है। तो आप तीनों के तीनों यहाँ पर ये कंसेप्ट से ध्यान रखिए। एक याद रखिएगा, बाकी आप एक फार्मूला याद रखिएगा, फार्मूला से आप सारा यूनिट को आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए हर एक यूनिट को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग जो वर्क का अभी हम लोग यूनिट में ही देखेंगे इस वर्क का सीजीएस सिस्टम का। सीजीएस सिस्टम में कि अब आप ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्क का जो यूनिट होता है वो सीजीएस सिस्टम में क्या होता है। आपको फार्मूला वही याद रखनी है। ये मैंने फार्मूला निकाला है, W बराबर F इंटू एस, या W बराबर F इंटू डी। अब देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, सीजीएस सिस्टम में आपको ये बातें ध्यान रखनी है, बहुत आसान है। ठीक है, जिस तरह से मैंने अभी एसआई सिस्टम में जूल लिखाया, उसी तरह से अब देखिए उसी तरह से हम लोग निकालेंगे यहाँ से कि W बराबर F इंटू एस होता है। अब देखिए एक और लिखा है W बराबर, W का ऐसा है मात्रक 1 केजी मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से यहाँ कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ये भी ऐसा यूनिट है वर्क के। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर हम तीनों लिखते हैं। सबसे पहले एफपीएस सिस्टम था, इसमें क्वेश्चन लगभग इतना पीछे नहीं जाती है, क्वेश्चन सिर्फ एसआई और सीजीएस का पूछता है। इसके बाद आया सीजीएस सिस्टम, इसके बाद एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर सिंपल बात है, यहाँ पर द्रव्यमान की बात की गई है किलोग्राम में, मीटर एक प्रकार का डिस्टेंस है, मीटर की बात समय सेकंड, ये तीनों के तीनों इसमें दिख रही है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट कि अब हम लोग जो है तो सीजीएस में जाएंगे तो यहाँ पर द्रव्यमान को केजी में मापते हैं और यहाँ पर मापेंगे हम लोग ग्राम में। तो इसमें क्या करेंगे, के को हटा देंगे तो हम लिखेंगे ग्राम। बातें समझ में आ गई होगी।
यहाँ पर ये केजी मापते हैं, ऐसा सिस्टम है। लेकिन हम लोग सीडीएस सिस्टम में इस केजी को मापेंगे ग्राम में। इसके बाद अब देखिए, ये मीटर को हम लोग मापते हैं सेंटीमीटर में, तो जहां पर मीटर है वहां पर हम लिखेंगे सेंटीमीटर, तो हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। और देखिए, ऐसा एक समय है जो पद्धति सिस्टम चेंज हुआ, लेकिन समय के यूनिट में किसी भी प्रकार की चेंज नहीं हुई है। तो समय यहाँ भी सेकेंड था, यहाँ भी सेकेंड और यहाँ भी सेकेंड ही है, तो लास्ट में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, 1 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर निकल के आ गया। इसका मतलब है ये वर्क का एसआई यूनिट नहीं, ये वर्क का सीजीएस यूनिट है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्क का सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर होता है। उसी तरह से मेरे प्यारे साथी, जिस तरह से इस केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर को जूल कहा गया, उसी तरह से 1 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को अर्ग कहा गया है। इसका मतलब है कि अब देखिए ध्यान से कि आपको वर्ग का ऐसा मात्रक जूल पूछेगा, और ये जूल 1 ग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है, और वर्ग का सीजीएस मात्रक अर्ग भी है। मतलब क्या, 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को ही अर्ग कहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एसआई मात्रक हो गया और ये सीजीएस मात्रक हो गया। इसका मतलब आपको यहाँ से ये बातें, हम डायरेक्टली भी यहाँ पर अर्ग बोल सकते थे सीजीएस, लेकिन अगर हम ये बात आपको बता दिए तो यहाँ से ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी कि एक अर्ग जो है वो 1 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर के बराबर होता है। ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई। तो अब हम क्या करते हैं, बारी बारी से कुछ पॉइंट है जिसको हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अगर नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं आसानी से। काफी अंडरस्टूड बात है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात हम बताए हैं 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ये भी ऐसा है, ये भी ऐसा है। यहाँ पर एक बात यहाँ पर कंप्लीट होगी। दूसरी बात हम बताए हैं 1 जूल बराबर 1 केजी मीटर का स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ये भी बात हम बताए यहाँ पर। ये दोनों एसआई की बात है। अब हम चलते हैं सीजीएस में। अगर ये बात हो गई एसआई की, अब हम चलते हैं सीजीएस में। तो सीजीएस में हम लिख सकते हैं 1 अर्ग बराबर, ये किलोग्राम ग्राम था, मीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर था, अपॉन था सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ये बातें कंप्लीट हो गई। लेकिन एक मेरे प्यारे स्टूडेंट यहाँ पर क्या करते हैं, इसको थोड़ा नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। अभी हम लोग यहाँ से चलते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप जब फोर्स पढ़िएगा, एक और यूनिट है, जब हम लोग फोर्स पढ़ेंगे तो फोर्स में ये न्यूटन जो है ना, वो एसआई यूनिट है फोर्स का, लेकिन उसका सीजीएस यूनिट होता है। मैं यहाँ पर चर्चा कर देता हूँ, डाइन। ये बल का सीजीएस मात्रक है डाइन, और एसआई मात्रक है न्यूटन। जिस समय सीजीएस सिस्टम चल रहा था उस समय बल को मेजर किया जाता था डाइन में। तो अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जहां पर न्यूटन है, मैं यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम बात करते हैं एसआई की। अब पहले एसआई की, तो ये न्यूटन को लिख सकते हैं डाइन। अब देखिए मीटर को मापेंगे सेंटीमीटर में। अब देखिए यहां से क्लियर होगी, जिस तरह से 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर आया, उसी तरह से 1 अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर आया। तो अब देखिए ध्यान से, ये बातें होगी। अब यहाँ पर हो गया 1 अर्ग बराबर, किलोग्राम को मापेंगे ग्राम में, मीटर को मापेंगे सेंटीमीटर में, और सेकंड का सेकंड स्क्वायर रहेगा। देखिए इसका भी 2 निकल के आ गया कि 1 अर्ग बराबर 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, 1 अर्ग बराबर 1 ग्राम सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछी जा सकती है। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमेशा बच्चे को कंसेप्ट लेना चाहती है कि बच्चे के अंदर कंसेप्ट है या नहीं है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, क्वेश्चन किसी तरह से भी पूछा जा सकता है कि 1 डाइन सेंटीमीटर जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो अर्ग, या 1 अर्ग बराबर क्या होता है, तो डाइन इंटू सेंटीमीटर। ये बातें यहाँ पर क्लियर हो गई होगी, इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, जब हम रिलेशन की बात करें तो रिलेशन में ये देखिए, ये जूल एसआई है
और ये अर्ग जो है वह आपका सीजीएस यूनिट है। तो ये एसआई यूनिट और ये सीजीएस यूनिट की जब कंपेयर की जाती है तो कंपेयर करने के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट को आप बहुत बेहतर और ध्यान दें कि एक जूल जो होता है वह होता है 10 टू दी पावर 7 अर्ग के। मेरे प्यारे साथी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है कि एक जूल जो है वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। अब ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि ये 10 के पावर 7 ये सीजीएस है और ये ऐसा, इसका मतलब है कि आपको ऐसा इसी सीजीएस के बारे में पूछी गई कि दोनों के रिलेशन में यहाँ पर क्या है। अब यहाँ देखिए ध्यान से, इसका मतलब एक जूल जो वर्क होगा वो 10 के पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। तो अब ये बातें कि यहाँ पर ये 10 टू दी पावर 7 कैसे आ गई, तो अब देखिए यहाँ से ये बातें हम समझते हैं। ये बातें आसानी से प्रूफ हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आसानी से निकाल भी लोगे जब कंफ्यूजन होगी तो। अभी देखिए एक ही चीज याद रखिए, मैं जो बातें बताई है यहाँ पर ये बातें ऐसा का ऐसा के साथ, तो एक जूल बराबर होता है 1 न्यूटन इंटू मीटर। ये बातें यहाँ पर कंप्लीट थी, ऐसा से मैंने निकाला था। यहाँ पर एक जूल बराबर 1 न्यूटन इंटू मीटर, इसी को हम लोग तोड़ते चलते हैं। न्यूटन को लिख सकते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुने में होगा मीटर, 1 केजी मीटर और मीटर मल्टीप्लाई होगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। अब देखिए मेरे प्यारे साथी यहाँ पर ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस के का मतलब 1000 होता है, तो हम क्या किए, इस के की जगह पर मैंने 1000 लिख दिए। अब मीटर है तो मीटर 2 बार है, तो हम लिख सकते हैं 1 मीटर गुने 1 मीटर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। ये बातें समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 गुने 1000, 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर, इसको भी लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर और अपॉन में हो जाएगा सेकेंड स्क्वायर। बातें कंप्लीट होगी। अब यहाँ देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर 3 जीरो, यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के साथ भी है, फिर 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। आप देखिए 3 2 5 5 2 7 10 टू द पावर 7। अब आ गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर भी यहाँ ध्यान दीजिए, एक बात और लिखे हैं कि के की जगह पर 1000 लिखे हैं, इसके साथ ग्राम बचा हुआ है, इस ग्राम को साथ में लेके चलिए, इस ग्राम को साथ में यहाँ पर लिखेंगे, ग्राम को साथ में, तो यहाँ पर ग्राम बच गया, सेंटीमीटर और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है। देखिए यहाँ से बातें समझ में आ गई होगी। देखिए आ गया यहाँ पर ग्राम सेंटीमीटर। देखिए अगर ये बातें अगर समझ में अगर इस चीज को अगर ना बताते तो क्या होता है, डायरेक्टली यहाँ से समझ में नहीं आती, लेकिन ये बातें यहाँ देखिए 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। इसको क्या कहते हैं, अर्ग कहते हैं। तो इसकी जगह पर हम लिख देंगे अर्ग, तो हो जाएगा 10 टू द पावर 7 अर्ग। देखिए बातें यहाँ से कंप्लीट हो गई होगी। एक जूल जो है वह 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। उम्मीदें हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट ये बातें आपको एक जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग समझ में पूर्ण रूप से आ गया होगा। अब याद रखिएगा ये आपका सीजीएस में है और ये आपका एसआई में है। ये सब बातें आपको छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। अब ये वर्क के बारे में और एक दो ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि एक जूल बराबर तो हम यहाँ पर कंप्लीट कर ही दिए हैं। अब यहाँ पर एक बार फिर से हम फॉर्मूले लिखते हैं। कार्य बराबर मैंने शुरू में ही बताया है, एक फोर्स होना चाहिए, फोर्स के साथ वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, विस्थापन। अब देखिए ध्यान से एक क्वेश्चन आ जाती है, इसे पढ़िएगा। फिजिकल क्वांटिटी जो है वो मुख्य रूप से अगर स्केलर और वेक्टर की बात की जाए ना तो जनरली आपका या तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है या कोई भी फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। तो या तो वो अदिश राशि होगी या तो सदिश राशि होगी। प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है कि कोई भी भौतिक राशि के बारे में पूछ देता है कि वो सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो आप इसी के साथ ये भी जानते हुए चलिए कि वो सदिश है या अदिश है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसको हम अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। ये वर्क है ना, ये वर्क आपका अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटीज है।
अदिश राशि है। और ये बल की बात की जाए तो बल आपका सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। देखिए मैंने तीनों की बातें यहाँ पर अलग अलग बात बता दी कि वर्क अदिश राशि, फोर्स जो है वो सदिश राशि है और विस्थापन भी सदिश राशि है। देखिए वर्क के बारे में डिफिनेशन देने की अगर बात किया जाए ना तो आप बहुत सारा डिफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं, आप कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दोनों के बीच जो है ना वो मल्टीप्लाई है ना। इसका मतलब है कि वर्क जो है वो दो सदिशों का, देखिए ध्यान से थोड़ा इसी पर ध्यान दीजिए, अलग से कुछ नहीं डिफिनेशन याद रखिए कि वर्क दो सदिशों का एक अदिश गुणनफल है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वर्ग जो है वो दो सदिशों का एक अदिश गुणनफल है। यहाँ से तीनों बातें इसके बारे में जानकारी होगी कि कौन सा राशि है और कौन सदिश है और कौन अदिश है। यहाँ पर वर्ग के बारे में ये बातें यहाँ पर कंप्लीट हो गई होगी। अब चलिए प्यारे साथी, अब हम वर्ग का कंडीशन देख लेते हैं कि वर्ग आपका नेगेटिव भी होता है, वर्ग आपका पॉजिटिव भी होता है और वर्ग आपका जीरो भी होता है। तो अब कौन से कंडीशन में पॉजिटिव होगा, कौन से कंडीशन में नेगेटिव होगा और कौन से कंडीशन में आपका जीरो होगा, तीनों को तीनों हम बारी बारी से देखते हैं। मेरे प्यारे साथी, इस वर्ग आपका पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी या जीरो भी हो सकती है, या आपका नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब धनात्मक भी हो सकती है, शून्य भी हो सकती है और आपका ऋणात्मक भी हो सकती है। ये कार्य आपका तीनों स्थिति में भी हो सकता है। कभी वर्क आपका जीरो भी हो सकता है, कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, कभी नेगेटिव भी हो जाता है। तो अब हमको ये बातें जाननी है कि कौन से कंडीशन में पॉजिटिव होगा, कौन से कंडीशन में शून्य होगा और कौन से कंडीशन में नेगेटिव होगी। तो इस बात को अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से समझेंगे। मैं कोशिश करूंगा ग्राफ के माध्यम से समझाने का। चलिए सबसे पहले हम लोग कंडीशन नंबर फर्स्ट देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट। अब देखिए मेरे प्यारे साथी कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, पहली कंडीशन है कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो बल लगाने के बाद अगर वस्तु में डिस्प्लेसमेंट अगर होगी, वस्तु में अगर डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर बल के डायरेक्शन में होगी, बल की दिशा में अगर होगी, बल भी इधर से लग रहा है, वस्तु भी जो मोशन कर रही है वो उसी दिशा में कर रही है, इस स्थिति में आपका वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर अगर हम बात करें कि यहाँ पर सिंपल बात है कि वस्तु जो है वो आगे की ओर मोशन यहाँ पर सिंपल बातें कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े हैं इससे पहले, W बराबर F इंटू एस इंटू कॉस थीटा, एक फॉर्मूला हम पढ़ाए। हम बोले हैं कि जब भी एंगल की बात किया जाए तो आप यहाँ पर इस बात को यहाँ पर ध्यान से इस बात को ध्यान रखिए। आप देखिए सिंपल बात है मेरे प्यारे स्टूडेंट कि जब दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन है, मतलब जिधर फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में वस्तु डिस्प्लेसमेंट हो रही है, उस स्थिति में हम लोग थीटा का मान जीरो लेते हैं। जीरो होगी ही, क्यों? क्योंकि देखिए ध्यान से, मतलब क्या कि जिधर फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है कि एंगल जो होगा वो बिल्कुल 0 डिग्री होगा। इस एग्जांपल हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा और दूसरा डायग्राम लेके समझते हैं। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये पृथ्वी की सरफेस है और हम क्या किए कि कोई भी वस्तु को, कोई m द्रव्यमान का कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, कोई पिंड है, उसको हम क्या करें, पृथ्वी की सतह पर h ऊंचाई से पृथ्वी की सतह पर नीचे की ओर छोड़ रहे हैं। मतलब अगर कोई वस्तु h ऊंचाई पर है तो उस वस्तु को हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर छोड़ रहे हैं।
तो जैसे नीचे की ओर छोड़ेंगे तो मेरे प्यारे साथी उस वस्तु को मैंने फोर्स लगा के नीचे की ओर फेंकी है, तो कहने का मतलब एक फोर्स तो मेरा फोर्स लगा उस पर, F बल हमने लगाया। दूसरी बात है क्या कि गुरुत्वाकर्षण बल भी जो है उस वस्तु को अपनी डायरेक्शन में उसे खींचेगी। यहाँ पर क्या है कि दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में, वस्तु डिस्प्लेसमेंट भी हो रही है फोर्स की डायरेक्शन में, तो यहाँ पर आपका थीटा का मान जो हो जाएगा वो कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब है मैंने फॉर्मूला पढ़ाया है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा का मान हो जाएगी 0 डिग्री। W बराबर F इंटू एस कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। अब देखिए W बराबर हो जाएगा F इंटू एस। अब देखिए इस कंडीशन में जो हमारा कार्य का मान जो आ गया वो बिल्कुल पॉजिटिव आया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब भी फोर्स की दिशा, बल की दिशा, अगर वस्तु के विस्थापन की दिशा अगर दोनों एक दूसरे के अगर इक्वल हो, उसी डायरेक्शन में हो, उसी दिशा में हो, उस स्थिति में कार्य का मान जो होगा वो बिल्कुल धनात्मक होगा। ये बातें यहाँ पर समझ में आ गई होगी कि इस नंबर फर्स्ट। अब चलिए हम लोग चलते हैं सेकेंड पोजीशन पर। अब देखिए मेरे प्यारे साथी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एक तो पॉजिटिव की बात होगी, ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। सेकेंड बात हम करते हैं कि जब भी वर्क में किसी भी वस्तु पर, हम एग्जांपल के द्वारा देखते हैं, मान लेते हैं कि पृथ्वी का ये सरफेस है। फिर से पहले क्या कर रहे थे कि वस्तु को पहले कंडीशन में ऊपर से छोड़ रहे थे। अब हम क्या करते हैं, वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो जैसे ही नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे, आप थोड़ा जूम करके देखिए, थोड़ा थिंकिंग कीजिए कि जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो हमारा फोर्स लगेगा ऊपर की ओर। सिंपल बात। दूसरी बात है क्या, एक और फोर्स लगेगा उसका नीचे की ओर। तो सिंपल बात है कि जब तक मेरा फोर्स काम करता रहेगा वस्तु डिस्प्लेसमेंट होगी, इसके बाद वस्तु जो है रिटर्न आ जाएगी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। इसका मतलब है कि यहाँ पर डायरेक्शन विपरीत होने की बात हो रही है, विस्थापन की दिशा विपरीत होने की बात हो रही है। इसका मतलब है कि ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर खींच रहा है और हम जो फोर्स लगा रहे हैं ऊपर की ओर लगा रहे हैं। अगर सिंपल बात है कि अगर हमारे द्वारा लगाए गए फोर्स अगर कम हो, ग्रेविटेशनल फोर्स का मान ज्यादा हो, तो वस्तु डिस्प्लेसमेंट ऊपर नहीं कर वस्तु नीचे आ जाएगी। वहां पर इसका मतलब है कि जब मैं जिस डायरेक्शन में बल लगाया था वस्तु उस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर रही है, उस वस्तु उस डायरेक्शन में बिल्कुल मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पर विपरीत डायरेक्शन की बात होगी। तो जब भी विपरीत डायरेक्शन की बात होगी उस स्थिति में आपका एंगल जो बनेगा वो बनेगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। ये बातें ध्यान रखिएगा। ये भी बहुत कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ही पूछ देती है कि जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हो वहां पर एंगल का मान कितना डिग्री बनता है। तो वहां पर याद रखिएगा एंगल का मान 180 डिग्री बनता है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर फॉर्मूला हम जनरेट किए थे, W बराबर होता है F इंटू एस कॉस थीटा। आप देखिए यहाँ से W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा की जगह पर 180 रखेंगे तो W बराबर 180 का मान -1 होता है। F इंटू एस कॉस का 180 का मान -1 हो जाएगा। इसका मतलब W बराबर -F इंटू एस। आप देखिए ये वर्क का जो वैल्यू आया है वो नेगेटिव आ गया। इसका मतलब है कि जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, दिमाग में इतना ही बातें याद रखनी आपको, जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो उस स्थिति में वर्क पॉजिटिव होगा। अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो उस स्थिति में आपका जो है वर्क होगा वो नेगेटिव होगा। दो बातें आपको समझ में आ गई होगी। आप देखिए तीसरी कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं। तीसरी कंडीशन में मेरे प्यारे साथी कि हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। आप देखिए ध्यान से क्या किया कि मैं अपने हाथों में क्या क्या एक धागा बांध लिया और धागा के सहारे क्या क्या कोई पत्थर सा बांध लिया और इसको ऐसे मोमेंट कराता रहा, ऐसे मोमेंट कराता रहा। तो आपको पता चल रहा होगा कि
इस तरह की फिगर बनेगी और इस वस्तु जैसे मोमेंट कर रही है, इस वस्तु का जो आपका फोर्स जो मिलेगा ना वो सेंटर से मिलेगा। एक बार थोड़ा जूम करके देखिए, जैसे हम इसको क्या करते हैं मोमेंट कराते हैं, इसे ये मूव कर रही है तो मूव करते हैं, यहाँ से हम लोग फोर्स दे रहे हैं, जितना स्पीड इसको घूर्णन करवाएंगे उतना ही स्पीड से वस्तु मूव करेगी। तो सिंपल बात है कि जैसे यहाँ देखिए सिंपल बात है कि ये बिल्कुल ये सबका डायरेक्शन सेम होगा, यहाँ पर डायरेक्शन सेम नहीं होगा, डायरेक्शन विपरीत होती जाएगी। मतलब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्थिति में, यहाँ पर देखिए प्रत्येक स्थिति में डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। वस्तु जो मूव कर रही है वो प्रत्येक कंडीशन में आपका वेलोसिटी जो है ना, वेलोसिटी अगर मान लीजिए कांस्टेंट भी रखते हैं फिर भी डायरेक्शन जो है प्रत्येक स्थिति में चेंज हो रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर आपको पता है कि ये दोनों के बीच देखिए कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। ये दोनों के बीच कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। कहने का मतलब है प्रत्येक कंडीशन में जो है वो आपका जो है क्वेश्चन में प्रत्येक आपका यहाँ देखिए ये फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट की बात है, तो ये दोनों के बीच आपका एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 0 डिग्री नहीं 90 डिग्री, है ना। अब यहाँ पर जब 90 डिग्री आ गई तो फॉर्मूला हमने पढ़ाई है W बराबर F इंटू एस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए W बराबर F इंटू एस कॉस 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर कि W बराबर F इंटू एस कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि W बराबर ये पूरा हो जाएगा 0, इसका मतलब वर्क का मान क्या हो गया 0। अब देखिए ध्यान से आपने तीनों कंडीशन दी, इसका एग्जांपल देता हूं आपको कि याद रखिए कि पृथ्वी जो है वो सूर्य का चारों तरफ से परिक्रमा कर रही है। तो जैसे पृथ्वी चारों तरफ से परिक्रमा कर रही है फिर सेम बातें होती है, वहां पर भी वर्क की मान आपका 0 होगी। तो कहने का मतलब जब भी इस तरह की कंडीशन होती है, ग्रह उपग्रह, ठीक है, चंद्रमा सूर्य पृथ्वी, ये सब सारी की जो कक्षाएं जो है वो बिल्कुल सर्कुलर है, और जब भी यहाँ पर होता है सबका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और इस स्थिति में जो आपका होगा थीटा का मान जो होगा वो 90 डिग्री होगी और वर्क का मान जो होगा वो 0 होगा। तो ये बातें आपने इस फॉर्मूला के माध्यम से आपको कार्य का मान नेगेटिव, पॉजिटिव और शून्य तीनों बात की जानकारी यहाँ पर हो गई, तीनों बातें यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आपको पूरा वर्क के बारे में मैंने पूर्ण रूप से कंसेप्ट क्लियर कर दी है कि वर्क में ऐसा यूनिट के बारे में, वर्क का डिफिनेशन के बारे में, वर्क कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, पूर्ण रूप से मैं अपनी तरफ से कोशिश किया हूँ। मेरे प्यारे साथी, अगर आपको ये वीडियो अगर बेहतर लगे, पसंद आए, कंसेप्ट समझ में आई है तो ये वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच।